चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी गो अहेड? कहाँ तक पहुंचे थे? वाह, क्या आंसर दिया है। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क दिया था या यहाँ पे ही सॉल्व किया था? यहाँ पे ही सॉल्व किया था। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन में आई थिंक हमने फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देखा। सेकेंड क्वेश्चन में इट वाज अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा, देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का ही है। ओके, शैल वी गो अहेड? तो फर्स्ट राइट डाउन द टाइटल, क्वेश्चन ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन। रीड थियरी गिवन ऑन पेज नंबर 163। लिखो वहां पे, रीड थियरी गिवन ऑन पेज नंबर 163। रीड थियरी गिवन ऑन पेज नंबर 163। चाहिए तो लगा दो वहां पे। रीड थियरी गिवन ऑन पेज नंबर 163। मैं एक बार 163 पेज पे क्या थियरी दी है वो डिस्कस करता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कौन सा केस? जितने शेयर्स के एप्लीकेशंस आपने पब्लिक को इशू किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आपको आए हैं। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसको शेयर्स अलॉट करने। नाउ यू हैव टू चूज, राइट? कंपनी हैज टू चूज कि किसको शेयर्स अलॉट करने हैं। क्या करने हैं? अलॉट करने। कंपनी विल डिसाइड नाउ टू हुम, टू हुज एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड किसके एप्लीकेशंस आपको रिजेक्ट करने हैं। अब इसमें हमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हमें किसी भी प्रकार का दिमाग ही नहीं लगाना है यहाँ पे। ये सब थ्योरी वगैरह पढ़ना वैसे टाइम पास ही है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से ही जाना है हमें। अब मान लो क्वेश्चन में बोला कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट है जिसने 10,000 एप्लीकेशंस दिए थे, उसको कुछ भी अलॉट मत करो, तो उसको कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग इट? या फिर क्वेश्चन में सिंपली बताएंगे कि प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। क्वेश्चन में क्या बताएंगे? प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वही हमें यहाँ पे ज्यादा करके पढ़ना है। ठीक है, अब ये प्रो रेटा अलॉटमेंट वगैरह क्या होता है वो सब पढ़ेंगे, एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लेते हैं। Over subscription is the application money received for more than the number of shares offered to the public by a company. It is a situation where applications received, correct है क्या दोस्तों? It is a situation where applications received more than applications issued, या फिर shares offered, shares offered, shares offered से ज्यादा शेयर खरीदने के एप्लीकेशन आए हैं। Are you getting it? This is called as over subscription. When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all the applicants. यानी मान लो अगर एप्लीकेशंस रिसीव्ड 15,000 है और हमने शेयर्स ऑफर किए थे कितने? 10,000। तो हम 15,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं क्या? नो, सेबी रिक्वायरमेंट वोंट अलाउ इट। क्योंकि अभी ज्यादा पैसा आया है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा कैपिटल अब मैं बदल दूंगा। पैसों के मामले में आपको पता है कि लोग कैसे होते हैं। इज इट राइट और नॉट? तो पैसे ज्यादा आए हैं इसका मतलब आप ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? जितने इशूड थे उतने ही अलॉट करने हैं। तो 10,000 शेयर्स ही अलॉट किए जा सकते हैं, बाकी सारे शेयर्स का पैसा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करके वापस करना पड़ेगा। तो 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन हमें रिजेक्ट करना है। किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करूं, दैट इज द क्वेश्चन।
आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, दिस इज कंपनीज कॉल। किसका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, सबको खुश रखना है, तो एक अपने पास लास्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है, सिंपल है, जिन्होंने 15 शेयर को एप्लीकेशन किया है उनको कितने शेयर्स देने हैं, 10 शेयर्स देने हैं। तो ये एक रेशियो ध्यान में रखेंगे, यानी जिसने 15 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको हम 10 शेयर देंगे, ये दिमाग में रखेंगे, बाकी रिजेक्ट करेंगे, यानी हर 15 एप्लीकेंट्स के 5 शेयर कट करने। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ में आ रही है बातें, प्रैक्टिकली ये करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, यानी सबको शेयर्स देने हैं, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट हैपन। ओके, प्रैक्टिकली एक तो शेयर्स एक को मिलते हैं तो सभी के सभी मिलते हैं, नहीं तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है। बट हमें हमारे एग्जाम्पल्स में प्रो रेटा अलॉटमेंट के एग्जाम्पल ज्यादा है, इसलिए हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all the applicants. It means that decision is to be made on how shares are going to be allotted. पहला ऑप्शन कंपनी के पास है, shares can be allotted to the applicants by a company in any manner it thinks proper. The company may reject some application in full and application money is refunded. हमें ध्यान में क्या रखना है, जिनके भी एप्लीकेशंस क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे, उनको उनका उनका पैसा वापस देने की एंट्री करनी है, और जिनके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगे उनको हम लोग शेयर्स अलॉट कर देंगे। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, अलॉटमेंट में बी गिवन टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स इन फुल, तो कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करो, कुछ एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करो, बात खत्म। तो मान लो 15,000 में से मिस्टर ए है जिसने 3,000 एप्लीकेशंस किए थे, 3,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, मिस्टर बी है जिसने 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, एंड बाकी सब लोगों ने मिलके 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन किया है। टोटल एप्लीकेशन आए कितने, 10 + 3 + 2 15,000 आए। मैंने ए एंड बी को शेयर्स नहीं दिए और बाकी सभी लोगों को मैंने शेयर्स दे दिए। क्लियर है? 10,000 शेयर्स इशू किए हो, 10,000 ही अलॉट करने हैं। ओके, अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी है, a company may allot shares to the company on the pro rata basis, pro rata कुछ भी बोलो। pro rata allotment means allotment in proportion of shares applied for. तो what is the proportion of share applied to shares issued, ये हमें देखना पड़ता है। proportion माने रेशियो, proportion माने रेशियो, किसका रेशियो लेना है हमें, शेयर्स अप्लाइड का रेशियो लेना है शेयर्स इशूड के साथ। तो 15,000 शेयर्स अप्लाइड है टू द शेयर्स इशूड 10,000, तो इनडायरेक्टली 15,000 शेयर्स अप्लाइड के बदले हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, 10,000। अगर एक्स ने 3,000 एप्लीकेशंस दिए हैं, एक्स ने कितने एप्लीकेशन दिए हैं, 3,000, तो उसको कितने शेयर्स देंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्रो रेटा अलॉटमेंट। इज इट वेरी वेरी सिंपल? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो, under both the cases allotment will be done as per the information provided in the question. Under this number of shares to be allotted, कौन से केस सिचुएशन में, प्रो रेटा अलॉटमेंट के केस में, अंडर दिस नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो याद रखो, शेयर्स अप्लाइड लेने हैं इनटू शेयर्स ऑफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेशन। लेकिन ये फॉर्मूला बनाया कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। मेरे एग्जांपल में 15,000 शेयर्स अप्लाइड है, तो देने कितने हैं, 10,000, तो 15,000 को 10,000 देने हैं। मिस्टर ए ने 3,000 शेयर्स के एप्लीकेशन की है, तो उसको वापस कितने, उसको कितने शेयर्स देंगे, 3,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000। सब लोगों को समझ में आ रहा है? 3,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000। चलो बताइए 3,000 क्या है, शेयर्स अप्लाइड बाय ए इंटू शेयर्स ऑफर्ड, टोटल शेयर्स ऑफर्ड 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेशंस 15,000। क्या सभी बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ए को कितने शेयर्स देंगे जरा बताओ, 3,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 2,000 शेयर्स देंगे। क्या सब लोग इसके साथ सहमत हो? तो उसने 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी दिया होगा कि नहीं?
मान लो एप्लीकेशन मनी 10 रुपए है तो उसने दिए कितने होंगे 30,000 रुपए, लेकिन हम उसको शेयर्स अलॉट करेंगे 20,000, 2,000, 2,000 इंटू 10, यानी उसका एप्लीकेशन मनी आना कितना चाहिए था 20,000, दिया कितना है 30,000, तो एक्सेस कितना है। इस एक्सेस का क्या करूं, सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वी वी आई एम पी पॉइंट स्टार मार्क कर दो इसको। excess application money received is adjusted against amount due on allotment or calls. After adjusting, if there is any shortfall, then it is demanded. शॉर्टफॉल है तो डिमांड करना है, सरप्लस है तो रिफंड करना है। अब ये एडजस्टमेंट का क्या चक्कर है, अभी एप्लीकेशन के वक्त कितने रुपए मांगे थे हमने 10, अलॉटमेंट करते ही हम एक और कॉल करेंगे ना, अलॉटमेंट करते ही हम लोग एक और कॉल करेंगे कि नहीं, तो ये एक और कॉल करेंगे उसका पैसा वो हमें देने ही वाला है, तो क्यों ना हम इस एक्सेस मनी से उसमें से एडजस्टमेंट कर दें। तो मान लो अलॉटमेंट का कॉल 20 रुपया है, तो हमने एक्स को कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 2,000, 2,000 इंटू 20 यानी कितने रुपए अभी आने हैं उसके पास से 40,000 आने बाकी है। एक्सेस पिछले कॉल का कितना आया था 10,000 आया था, वो कौन से अकाउंट में होगा हमारे अकाउंटिंग के वक्त, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में होगा, तो वो एक तो एप्लीकेशन अकाउंट में रख सकते हो, नहीं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। बट बेटा 40,000 अभी उसके पास से ही लेने हैं और उसको वापस कितने देने हैं 10,000, तो क्यों ना उसके पास से 30,000 ही मांग ले। तो हम एप्लीकेशन कॉल करते समय ही क्या बताएंगे कि तुम्हारा जो एक्सेस मनी है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं और आगे के 30,000 रुपए हमें भेज दो। तो जैसे ही उसके 30,000 आएंगे तो अपना अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या ये बात आप समझ चुके हो, फाइन। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है या एडजस्ट करना है, ये क्वेश्चन में बताया जाता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो रिफंड कर दो, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो रिफंड कर दो। ओके, यहाँ पे लिख के रखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस रिफंड द मनी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन एडजस्टमेंट रिफंड द मनी, if question is silent on this refund the money। मतलब क्वेश्चन में एडजस्ट करने के लिए बोला तो ही एडजस्ट करो, अदरवाइज रिफंड कर दो। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है। चलो, प्रो रेटा अलॉटमेंट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब आएगा। टोटल शेयर्स ऑफर्ड कितने हैं 10,000, टोटल शेयर्स अप्लाइड कितने हैं 12,000, एप्लीकेशन इज डन बाय, तो ये 12,000 एप्लीकेशन जो आए हैं वो किसके पास से आए हैं, ए के पास से 4,000 शेयर्स, बी के पास से 5,000 एंड सी के पास से 3,000, ऐसे 12,000 के एप्लीकेशंस आए हैं। ओके दोस्तों, अब ये 12,000 के जो एप्लीकेशंस आए हैं हमें देने तो 10,000 शेयर्स ही है, तो कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट करने का डिसीजन लिया, मतलब सबको शेयर्स मिलेंगे, बस कितने मिलेंगे वो अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक रेशियो लिखेंगे, 12,000 एप्लीकेशन के बदले कितने शेयर इशू करने 10,000, ए ने 4,000 शेयर्स अप्लाइड किए हैं तो उसको कितने मिलेंगे 4,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, देख लो यहाँ पे वही किया है क्या, 4,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो 3333 शेयर्स मिलेंगे ए को। तो एक्सेस मनी का क्या करेंगे, एक तो आप वो रिफंड कर सकते हो, नहीं तो एडजस्ट कर सकते हो, दोनों के एंट्रीज अभी हमें क्वेश्चंस में पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर बी को कितने शेयर्स देंगे 5,000 के बदले 4167, एंड मिस्टर सी को कितने शेयर्स देंगे 2,500। क्या सभी बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आ गई। देख लेना, तीनों को अलॉटमेंट की टोटल कर दो, 10,000 के बदले 10,000 शेयर इशू कर दिए क्या, सॉरी 12,000 एप्लीकेशन के बदले 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। इज इट राइट माय फ्रेंड्स। चलो, तो ये पैराग्राफ बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
एक मिनट। चलो, shall we solve? Pant Limited invited applications for 50,000 equity shares at rupees 50 each. तो दोस्तों शेयर्स इशूड कितने हैं? चाहिए तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन करके लिख सकते हो। शेयर्स इशूड 50,000। डू यू एग्री विद दिस? बोलो ना बच्चों। शेयर्स इशूड 50,000। फेस वैल्यू कितनी है? ₹50, विच आर पेएबल एज अंडर। तो ऑब्वियसली इशू प्राइस इज इक्वल टू, आई डोंट नो राइट नाउ, बट इसके हम कुछ पार्ट्स बनाते हैं। इशू प्राइस इज पेएबल हाउ मच? ₹20 on application, then 10 on allotment, बराबर है कि नहीं? एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। तो तीनों कॉल की टोटल करूं तो मुझे इशू प्राइस मिल जाता है 50 ही है। तो शेयर्स इशूड एट पार है, देखो एट पार इशू। डू यू ऑल एग्री विद दिस माय फ्रेंड्स? फाइन। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। शेयर्स अप्लाइड 60,000 शेयर्स। तो दोस्तों 60 के बदले 50 अलॉट करने, याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। The directors accepted application for 50,000 shares and rejected the rest। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर के बारे में बात नहीं की है, तो हमें शेयर्स इशू करने कितने हैं? 50,000, बात खत्म। और एक्सेस जो 10,000 शेयर्स के पैसे आए हैं, कौन से? एप्लीकेशन मनी के, वो हमें क्या करने के लिए बोला है? शो द जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड देयर एप्लीकेशन मनी to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 शेयर्स। तो उसके बाद आपने अलॉटमेंट का कॉल भी कर दिया, बट अलॉटमेंट कॉल में सिर्फ 45,000 शेयर्स के पैसे आए हैं और 5,000 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं। तो उसका भी अकाउंटिंग हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है? तो वो सेकेंड अलॉटमेंट के एंट्री हम बाद में देखते हैं। चलो लेट स्टार्ट विद द जर्नल्स फॉर्मेट। राइट डाउन journal entries। date particulars, LF, debit credit। shall we start my friends? क्वेश्चन में तारीख वगैरह कुछ नहीं दी है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से। कंपनी इशूड हाउ मेनी शेयर्स? 50,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट्स। 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी के पैसे कितने हैं? ₹20 पर शेयर। 1 लाख 12 लैक्स 60,000 इंटू 20 ना, 12 लाख ना। तो 12 लाख डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख बीइंग
कॉल मनी, sorry, being applications received. Being applications received. चलो अब अलॉटमेंट करेंगे दोस्तों, बट अलॉटमेंट होगी 50,000 शेयर्स की ही, और ऊपर के 10,000 शेयर्स का पैसा हमें एडजस्ट नहीं करना है, बल्कि हमें कहाँ पे भेजना है, रिफंड कर देना है। तो दोस्तों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो हमेशा हमें डेबिट कर देना है, पूरा का पूरा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्लीज शो दिस कैलकुलेशन इन ब्रैकेट। 60,000 शेयर्स इंटू 20 रुपए, 12 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कितने शेयर्स अपने अलॉट किए, 50,000 इंटू 20 रुपए, तो हमने 10 लाख को ही कैपिटल बोला, एंड बचे हुए शेयर्स के पैसे हमने रिफंड कर दिए, तो टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, 2 लाख, being application money of excess application refunded। दोस्तों बराबर है क्या? जिंदा हो? बस करे क्या? ऐसे शक्लें क्यों ऐसे बना के बैठे हो? एक दो क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ, चलेगा? मुझे ही तरस आ रहा है आप लोगों के ऊपर। एक तो जनता इतनी कम है, ऑनलाइन तो कोई देख रहा है क्या? बस इतने ही लोग, बाकी के कहाँ पे मरने के लिए चले गए? चलो जितना होता है उतना करेंगे। आपको बोर हो रहा है तो बता देना, ठीक है? छोड़ देता हूँ क्लास। आदित्य बोलो ना, बोर हो रहा है? क्यों झूठ बोल रहे नालायक? इंसान ने सच बोलना चाहिए हमेशा। सर हम सच बोलेंगे तो क्या आप छोड़ेंगे क्या? चलो थोड़े एक दो क्वेश्चन करते और जाते हैं, चलेगा? एटलीस्ट एक कंसेप्ट तो खत्म करते हैं। ओके फाइन, कल वापस है ही, ज्यादा टाइम लूंगा ही मैं कल क्लास, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ू दोस्तों। हाँ तो क्या करना है, 10 लाख 2 लाख हो गए, तो सबको ये एंट्री समझ में आई? चलो जरा मुझे दोनों एंट्रीज कंसिडर करके बैलेंस शीट बताओगे क्या? अभी आप भी बनाओ बैलेंस शीट मेरे साथ। एग्जाम में ये बैलेंस शीट नहीं बनाना है दोस्तों। क्या है, जितनी बार आप बैलेंस शीट करने जाओगे ना, जरा सोचोगे कि अकाउंट्स में क्या हलचल हो रही है इसके कारण। अब आप देखो, पहले एंट्री में बैंक डेबिट हुआ 12 लाख से, दूसरे एंट्री में 2 लाख से क्रेडिट हो गया, तो बैंक में बैलेंस कितना रहेगा? 10 लाख। वेरी वेरी गुड। एप्लीकेशन अकाउंट पहले एंट्री में क्या हो गया? डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया, एंड दूसरे एंट्री में डेबिट भी हो गया, तो एप्लीकेशन अकाउंट का बैलेंस हो गया 0। एंड फिर अपना एक नया अकाउंट हमने खोला था, कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने का बैलेंस दिखाएगा? तो टिल नाउ इज इट गुड? अगर ये रिफंड नहीं किए होते और मान लो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किए होते, तो हम ये कौन से अकाउंट को भेजते? बैंक अकाउंट के बदले में कौन से अकाउंट को भेजता? अलॉटमेंट अकाउंट। लिखिए मत, मैं ऐसे अलॉटमेंट अकाउंट को भेज देता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट को भेजता। आर यू गेटिंग इट? तो अलॉटमेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या?
लाइबिलिटी, यानी एडवांस में अगर कोई कॉल पे करता है तो इट इज अ लाइबिलिटी। नहीं तो हम इसको कौन से अकाउंट को भेज देते हैं? अलॉटमेंट, मान लो बहुत पैसा आया है एडवांस में, प्रोरेटा मतलब आप बहुत ही प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हो, मतलब जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की है उनको बस 1,000 शेयर्स दे रहे हो, तो उनके 9,000 शेयर्स का पैसा अपने पास ज्यादा है, तो अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो सकता है एज वेल एज फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो सकता है। तो हम अलॉटमेंट अकाउंट को नहीं भेजेंगे, कौन से अकाउंट को भेजेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेस्ट वे वुड बी टू यूज कॉल्स इन एडवांस बिकॉज दिस इज लाइक अ कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, याद रखना, क्योंकि वो क्रेडिट होता है अकाउंट। आप पैनिक बिना हुए पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो, आपको एक एक अकाउंट मिल जाएगा वहां पे, और जितना कंसेप्चुअली आप इसको पढ़ोगे, बैलेंस शीट के इंपैक्ट जितना कंसेप्चुअली आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कॉल करेंगे जो कि अपना अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हो गई क्या? यस। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ एक्सेस एप्लीकेंट्स रिफंडेड एंड अलॉटमेंट मेड, ऐसा लिखो, एंड अलॉटमेंट मेड। अलॉटमेंट हो गई बच्चों, शेयर्स दे दिए हमने। ओके, अलॉटमेंट का कॉल करना है, कॉल करना है। अलॉटमेंट करना एक अलग इवेंट है। अलॉटमेंट करना मतलब क्या? शेयर होल्डर को बस इन्फॉर्म करना कि तुम्हें शेयर्स दिए हैं और तुम्हारे पैसे हमने कैपिटल को भेज दिए हैं। क्लियर है क्या? तो नाउ यू आर अवर शेयर होल्डर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी, नाउ पे नेक्स्ट मनी। सरप्राइज भी भेजना है इमीडिएटली। ओके, तो हमने उसको पहले लेटर भेजा कि हाँ आप हमारे शेयर होल्डर बन गए हो, अब अगला लेटर भी भेज देते हैं। कौन सा? अलॉटमेंट कॉल का। इसकी एंट्री हमारे बुक्स में करते हैं हम लोग, बिकॉज वी नो whenever we make a call we credit share capital account। ओके, तो अलॉटमेंट कॉल की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, अपने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन में हमने लिखा हुआ है, तो ये 5 लाख रुपए आने हैं। और ये क्या हमारा कैपिटल है? यस, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। हाउ मच? 5 लाख रुपए। सही है क्या? नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट कॉल ड्यू। लगे हाथ में तो यहाँ पर रफ में बैलेंस शीट बना देता हूँ। पहले इक्विटी कैपिटल कितने का बैलेंस था? 10 लाख का, उसमें अब कितना ऐड हो जाएगा? 5 लाख, तो 15 लाख का बैलेंस हो गया। उसमें से बैंक में आया हुआ है 10 लाख, एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का बैलेंस दिखाएगा? 5 लाख का। क्या सब लोग मेरे साथ सहमत हो मेरे प्यारे मित्रों? गुड। चलो आगे बढ़ो। क्या क्या अलॉटमेंट का कॉल सभी लोगों ने पे कर दिया? दोस्तों ये बैलेंस शीट एग्जाम में तो नहीं बनाओगे ना, तो वो हर जगह जगह पे लिखना जरूरी है या समझ जाओगे? एग्जाम में डोंट राइट है ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। आप राइट हैंड साइड में मार्जिन खुला रखो, वहां पे लिखो, ऐसा नीचे मत लिखना। राइट हैंड साइड में मार्जिन में पेंसिल से बना दो, चलेगा ना? आई होप कि यू आर डूइंग इट। मेरे को कोई काम धंधा नहीं है इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं ये। ठीक है, प्लीज बैलेंस शीट बनाओ, आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि आगे जाके डायरेक्ट एंट्रीज करने हैं, तब नहीं समझेगा फिर आपको। जितनी मेहनत हम यहाँ पे आराम से करेंगे उतना आगे आसान होने वाला है ये चैप्टर। आपको लगता है ये आसान? आसान नहीं है। आगे डायरेक्ट एंट्रीज पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री मारो बोलते हैं, तो आप लोग लग जाते हो पहले से कामकाज करने में। नहीं, हमें वहां पे डायरेक्ट एंट्री आनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी। ओके, अब सभी लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना? तो दोस्तों हम लोग जो पैसा आया पहले उसको बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में लिखता कितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया है 45,000 इंटू कितने रुपए दिए 10 रुपए, तो आए तो बस 4.5 लाख रुपए। अब सवाल यह है कि जो पैसे नहीं आए उसका मैं क्या करूं। एक्चुअली जो पैसे अभी नहीं आए हैं उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सब लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो अभी मैं उसको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ट्रांसफर करूं या उसको अलॉटमेंट कॉल में ही रहने दूं। अभी अलॉटमेंट कॉल अकाउंट का बैलेंस कितना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट कितने से पिछले एंट्री में डेबिट हुआ था बताइए? 5 लाख। और अभी मैं इसकी एंट्री करना चाहूं, आप लिखिएगा मत हाँ? तो मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? ये 4.5 लाख कौन से आए हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल के आए हैं। तो अलॉटमेंट कॉल अकाउंट 4.5 लाख के एक्सटेंट तक क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं? तो अगर मैं बस यही एंट्री पास करता हूं जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट में बैलेंस कौन सा दिखेगा? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस दिखेगा? डेबिट बैलेंस। कितने रुपए का दिखेगा? 50,000 का। तो दोस्तों आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट एसेट साइड में 50,000 रुपए का बैलेंस दिखाएगा कि नहीं? बैलेंस शीट बनाते हो तो वो रहने दो ना, उसी में आने हैं पैसे, रहने दो उसी में। एक सेपरेट अकाउंट को भेजने की क्या जरूरत है? बट सर बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज allotment money due, we can call it as calls in arrears because due date is past। तो calls in arrears अकाउंट को भेजना है कि नहीं भेजना है ये आपका पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि आगे जाके हम जब फॉरफीचर के एंट्रीज पढ़ते हैं तब हमें ये बेटर समझ में आता है कि हाँ हर कॉल का पैसा उस कॉल में अगर पेंडिंग रखे, क्योंकि इसके बाद मैं पहला कॉल भी करूंगा। मान लो ये शेयर होल्डर सच में नालायक निकला, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट के कितने आने बाकी है। और अगर मान लो ये तीनों कॉल के पैसे वो नहीं दे रहा है और उस वक्त आप वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भेज रहे हो, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में टोटल बैलेंस मिलेगा तीनों कॉल का मिला के। फॉरफीचर की एंट्रीज करते समय हमें अलग अलग बैलेंसेस मिलने जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? तो कॉल्स इन एरियर्स को फिलहाल तो मैं भेज रहा हूं ये बैलेंस, बट आगे जाके हमें कॉल्स इन एरियर्स में नहीं भेजा तो भी चलता है। तो यू कैन ट्रांसफर इट टू कॉल्स इन एरियर्स और यू कैन कीप द बैलेंस इन अलॉटमेंट कॉल अकाउंट, नो प्रॉब्लम। अलॉटमेंट कॉल इतने से ही क्रेडिट कर दो, अभी जो स्क्रीन पे एंट्री दिख रही है उतने से ही क्रेडिट कर दो, बात खत्म। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट मान लो आपको अलॉटमेंट कॉल अकाउंट पेंडिंग रखना ही नहीं है, आपको उसको जीरो ही करना है, तो ये कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 5 लाख से, और बचा हुआ डिफरेंस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? कॉल्स इन एरियर्स के ब्रैकेट में लिखूंगा 50,000, सॉरी 5,000 इंटू 10, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 50,000 एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? लिखो, ये एंट्री लिख दो और कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पे ऐसा मार्क करके बता देना, यू कैन कीप दिस बैलेंस in allotment call account by not writing calls in arrears। Are you getting this? You can keep this balance in allotment call account by not writing calls in arrears। दोस्तों सही है क्या? चलो, तो फिलहाल तो मैंने कॉल्स इन एरियर्स को भेज दिया। अब आप ही मुझे बता दो, बैलेंस शीट बना है?
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कोई बदल होगा क्या? नहीं। कितने का कैपिटल दिखेगा? 15 लाख का कैपिटल दिखेगा। पिछली बैलेंस शीट और ये एंट्री दो कंसिडर करना है। पिछली बैलेंस शीट अपने सामने है यहाँ पे। अब करंट एंट्री में कोई इक्विटी कैपिटल क्रेडिट डेबिट हुआ क्या? नहीं ना, तो इक्विटी कैपिटल सेम बैलेंस दिखाएगा। बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो गई। पहले बैलेंस बैंक में कितना था? 10 लाख, अब 4.5 लाख और आ गए, 14,50,000। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। और फिर उसके बाद आप ही बता दो, कॉल्स इन एरियर्स एसेट में दिखेगा क्या? एक्चुअली ये एसेट में नहीं दिखाना होता है, ये लाइबिलिटी से माइनस करना होता है। डू गेट इट? तो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे मत दिखाना, उसको क्या करना, लेस कॉल्स इन एरियर्स। ऐसा जानबूझ के लिखो, मैंने जैसा लिखा वैसे। यहाँ पे नहीं लिखना है, वो रॉन्ग है, ये राइट है। कॉल्स इन एरियर्स लेस करेंगे इक्विटी कैपिटल में से कितने रुपए? 50,000। तो ये बैलेंस आएगा 14,50,000। और वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अलग है, इक्विटी कैपिटल अलग है। मैंने ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ बैलेंस। कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस हम इक्विटी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, बस माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो दीज टू आर सेपरेट अकाउंट्स, दीज टू आर सेपरेट अकाउंट्स। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? ये दोनों के दोनों सेपरेट अकाउंट्स। ओके बच्चों, चलो खत्म। दिस क्वेश्चन इज ओवर। नरेशन लिखोगे इसका? बीइंग फर्स्ट कॉल भी करना है? क्या बात कर रहे हो, किसने बोला? देखो क्या प्रश्न पूछा है, शो जर्नल एंट्रीज if company refunded application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares। क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछे, आगे के एंट्रीज देने की जरूरत नहीं है। डू यू गेट इट? क्लियर कट बोला है, शो जर्नल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। पहला कॉल करने की एंट्री नहीं करनी है। पहला कॉल कितने लोगों ने पे किया बताया है क्या क्वेश्चन में? तो वहां पे क्या एज्यूम करोगे? सब लोगों ने, मतलब अलॉटमेंट का मनी छोड़ के डायरेक्टली पहले कॉल का, मतलब आप फाउंडेशन की फी पे नहीं करोगे तो आपको इंटर में डायरेक्टली फी रिसीव करके एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा होता है क्या कभी? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए वो अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। इसीलिए बोलने से अच्छा है कि पूछा ही नहीं है तो सॉल्व मत करो। डू गेट इट? जिंदा हो, आगे बढ़े या बस करे? आगे बढ़े, गुड। जो साइलेंट है उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, नरेशन लिखो ना। बीइंग allotment money received on 45,000 shares, being allotment money received on 45,000 shares and and shareholder holding 5,000 shares didn't pay it, didn't pay it his arrears transferred to calls in arrears account, his arrears transferred to calls in arrears account। सही है क्या? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पहले सॉल्व करते हैं, चलेगा ना? लिखिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन ऑन shares issued at a premium. Question on shares issued at a premium. Question on shares issued at premium. Just a second. चलो आगे बढ़े. On 1st October 22, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of ₹100 each, issued at a premium of 25%. तो दोस्तों शेयर्स इशूड, बेसिक इंफॉर्मेशन लिखो आप लोग भी. शेयर्स इशूड 2,50,000. एग्री. फेस वैल्यू 100 रुपए, बराबर है कि नहीं. अब इशू प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 25%. बोला है ना क्वेश्चन में 125 रुपए में इशू किया, देखो हमने. और 125 रुपए आएंगे कैसे. तीन कॉल करेंगे हम लोग. ₹25 ऑन एप्लीकेशन. दोस्तों ध्यान से सुनना. ₹75 ऑन अलॉटमेंट. बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल बनना है, बिकॉज अलॉटमेंट के 75 रुपए जो आने वाले हैं उसमें से 50 रुपए फेस वैल्यू के हैं एंड 25 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं. ये 25 रुपए फेस वैल्यू के ही है. करेक्ट है क्या दोस्तों. एंड बैलेंस ऑफ अमाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बैलेंस कितना रह जाता है दोस्तों. 125 में से 100 गए तो 25 रुपए का कॉल जो कि फेस वैल्यू का है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. क्या मेरे सब दोस्त इसको समझ चुके हैं. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये कॉल कब करेंगे. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. मित्रों ये फेस वैल्यू क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या. एप्लीकेशन के वक्त कोई चिंता नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू के पैसे ही आ रहे हैं. बट अलॉटमेंट के वक्त जो 75 आ रहे हैं उसमें 25 रुपए क्या है, फेस वैल्यू के है. और सॉरी 50 रुपए फेस वैल्यू के है, 25 रुपए प्रीमियम के हैं. एंड डू यू रिमेंबर दैट नोट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज नेवर टू बी क्रेडिटेड बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड बाय एट फेस वैल्यू. तो शेयर कैपिटल हमेशा हमें फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट करना है. याद रखना ये रूल है, रूल. द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन अक्टूबर 20, 2022. तो अलॉटमेंट की एंट्री हम इस तारीख को करेंगे. एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन अक्टूबर 31, 2022. रिकॉर्ड the journal entries in the books of the company to record the transaction in connection with the issue of shares. तो मित्रों आप ही बताइए एंट्रीज कहां तक के करने हैं. फाइनल कॉल करोगे आप. नहीं. एक तो इन्होंने बोला है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और बाकी अलॉटमेंट मनी मिलने तक की ही बात की है. तो फाइनल कॉल करना नहीं है, तो अलॉटमेंट तक की ही एंट्रीज करनी है. चलो शैल वी प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल. आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं. पिछले केस में हमने बैलेंस शीट बनाया क्या वापस लास्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद. यस. चलो नाउ लेट्स गो अहेड, राइट डाउन जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, debit, credit. Shall we start? Let's start. डेट लिखना है इस बार। तो ऑन 1 अक्टूबर वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस, तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 22। बोलो क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में पूरे कैलकुलेशन लिखता। 2.5 लाख एप्लीकेशन आए हैं एंड अलॉटमेंट का कॉल मनी कितना है? 25 रुपए। कैन यू सी दिस ईयर? अलॉटमेंट का मनी कितना है? 25 रुपए। उसमें कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह इंक्लूडेड है क्या? नो। तो बैंक 2,50,000 इंटू 25 डेबिट होगा 62,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 62,50,000 being share application money received। अभी तक कोई शेयर हमने दिया नहीं है, इसीलिए इस पैसे को हमने बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाना है? बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखेगा। कितने रुपए का बैलेंस दिखाएगा? 62.50। एंड लाइबिलिटी में शेयर एप्लीकेशन मनी अभी भी वापस जरूरत पड़ी तो देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने शेयर्स अलॉट नहीं की है। इज इट राइट और नॉट? अरे बोलो। चलो ये बैलेंस शीट बनाया आपने? गुड, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अलॉटमेंट कौन से तारीख को कर रहे हैं हम लोग? अक्टूबर 20, 2022। तो 20 अक्टूबर 22 अलॉटमेंट करना यानी शेयर्स इशू करना। इज इट राइट? अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो क्रेडिट बैलेंस है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दोस्तों आप ही बताओ कितने शेयर्स आप अलॉट करने वाले हो? 2.5 लाख। और इस 25 रुपए के कॉल में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? नहीं, पूरा का पूरा फेस वैल्यू है। तो 62,50,000 डेबिट करेंगे टू, पूरा का पूरा फेस वैल्यू होने के कारण पूरा का पूरा अमाउंट हम कहाँ पे भेजेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखानी है। 2,50,000 इंटू 25, 25 के यहाँ पे ब्रैकेट में FV लिखना है, फेस वैल्यू है, याद रखना। प्रीमियम वाले क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है कि प्रीमियम कौन से कॉल में है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से कॉल में है? इस कॉल में तो नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट इक्विटी कैपिटल को गया। हमारी बैलेंस शीट में स्लाइड चेंज होगा। पहले हम उस पैसे को लाइबिलिटी मानते थे, अब वो हमें हमारा क्या हो गया? इक्विटी कैपिटल हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 62.50, बैंक बैलेंस 62.50। क्या सब लोग इसके साथ सहमत हो? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें कॉल करना है, उसी तारीख को करेंगे, उसी तारीख को यानी 20 अक्टूबर 22 को। सर क्या हम ये दोनों एंट्रीज 20 अक्टूबर 22 के कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आपका कॉल है। आर यू गेटिंग इट? बट मेरा रिकमेंडेशन है कि कंबाइन मत करो। अलॉटमेंट का इफेक्ट अलग दिखाओ एंड अलॉटमेंट कॉल का एंट्री अलग करो। ओके किसी क्वेश्चन में कंबाइन दिखा तो टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलो लेट्स मेक अ अलॉटमेंट कॉल। क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट कॉल करने की? अलॉटमेंट कॉल करना है मतलब किसी के पास से पैसा मांगना है, तो पैसा आने वाला है तो हमारी एसेट हो जाएगी वो, बराबर है कि नहीं? तो इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 2,50,000 इंटू 75, 75 इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, याद रखना। तो 1,87,50,000 टू, ये 75 जो आ रहे हैं वो कौन से पैसे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे कितने उसमें से? 2,50,000, ये VVIMP पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, इनटू 50, ऑलवेज एट फेस वैल्यू, याद रखना। 50 में से 50 रुपए, 75 में से 50 रुपए फेस वैल्यू के हैं, तो 2,50,00,000, सॉरी 2,50,000 इंटू 50, 1,25,00,000 बराबर है क्या? एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2,50,000 इंटू 25 रुपए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 6,62,50,000। दोस्तों ये 25 रुपए जो ज्यादा है, कंपनी इसको कभी भी बुक्स में वापस देने हैं ऐसा करके नहीं दिखाती, इसको लाइबिलिटी में दिखाया जाता है बट एज अ प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज व्हाट? प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट इज दिस? कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। रेवेन्यू का क्या संबंध है? रेवेन्यू मतलब गुड्स खरीद के बेच के जो फायदे आए हैं ना, वो वाले। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या होता है आगे जाके, वो आपको समझने वाला है। अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को समझ लो। दोस्तों जो शेयर 50 रुपए का है वो हम कितने में इशू कर रहे हैं? सॉरी 100 रुपए का है, वो कितने में इशू कर रहे हैं? 125 में। बराबर अलॉटमेंट में वो अलॉटमेंट का जो कॉल है 75 रुपए का, उसमें 50 रुपए कैपिटल के हैं और 25 रुपए प्रॉफिट लिया है हमने उनके पास से, ज्यादा पैसे मांगे हैं। सवाल ये है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अक्सर कहां पे कॉल किया जाता है? अलॉटमेंट कॉल में इंक्लूडेड होता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कॉल में अगर मैं सभी लोगों का पैसा ले लूं ज्यादा, एंड मान लो किसी को शेयर्स नहीं देता हूं, मैं अलॉट नहीं करता हूं, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा पैसे मांगेंगे और ज्यादा वापस देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि जिनको कंफर्म अलॉटमेंट किए हो ना, उनके पास से ही प्रीमियम कलेक्ट करना। सभी के पास से प्रीमियम कलेक्ट करने की क्या जरूरत है? करना है तो करो। किसी किसी क्वेश्चन में अगर एप्लीकेशन मनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा तो ये वाली एंट्री बदल जाएगी। कौन सी वाली? अलॉटमेंट करने की एंट्री बदल जाएगी। अगर मान लो यहां पे ये पूरे के पूरे पैसे 25 रुपए प्रीमियम के ही होते तो हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करते? सिक्योरिटीज करते। यहाँ पे मान लो हमने 75 रुपए मांगे होते एप्लीकेशन के वक्त ही, जिसमें 25 का प्रीमियम है, तो पहली एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75 बट लेटर ऑन सेकेंड एंट्री क्या होती? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50। इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू से क्रेडिट करो, अपने आप फर्क कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करना है समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ। अब मैं इसका पहले नरेशन लिखता हूं। बोलो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट कॉल ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट कॉल ड्यू। एंड अब बैलेंस शीट एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है। चलो बैंक में कितना बैलेंस था पहले? 62.50। सब एग्री करते हो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है?
187.50। दोस्तों इधर उधर क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो ना, 187.50 आया कि नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बैलेंस दिखाएगा, पहले वो 62.50 का बैलेंस दिखा रहा था, अब उसमें ऐड हो जाएंगे 125। करेक्ट बोला मैंने, रुपीज इन लैक्स लिख रहा हूं। 187.50 करेक्ट बोला मैंने, अरे बोलो ना। वन 187.50 एंड यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेड बनाएंगे जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिखाएंगे, कितना 62.50। तो क्या आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है, दो सौ पचास। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, तो उसको एक एरो मार के लिख के रखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। चलो बच्चों आगे बढ़ू। 20 अक्टूबर को हमने कॉल किया, पैसे कब मिले, 31 अक्टूबर 22, 31 अक्टूबर 22। बोलो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सारे के सारे शेयर होल्डर्स, यानी 2,50,000 इंटू 75, कितने आ गए, 1,87,50,000 टू इक्विटी शेयर allotment account, how much, 1,87,50,000। 1,87,50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट कॉल रिसीव्ड, एंड अब बैलेंस शीट वापस बनाएंगे दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदल आएगा क्या, नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखा हुआ है एसपी, उसमें कोई बदल आएगा क्या, नहीं। खाली आपका जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी ड्यू था वो बैंक में जाके ऐड हो जाएगा, 187.5 प्लस 62.5 अर्लियर बैलेंस, तो बैंक बैलेंस हो जाएगा 250। डू यू ऑल एग्री विद दिस, बोलो ना बच्चों। तो क्या सिक्योरिटीज की पैसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए, बोलो ना रे बच्चों। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए, यस। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड इन कैश, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश और बैंक, बोलो ना रे बच्चों। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम सच में एक प्रॉफिट है जो आपको मिला हुआ है बैंक अकाउंट में, क्या करोगे इस पैसे का, ये जो अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने आए हैं बच्चों, जरा बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने पैसे आए हैं, 62.50। कैन यू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइबिलिटीज आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जितने भी एसेट्स है 250 लाख रुपए के, उसमें से कैपिटल के कितने पैसे वापस देने हैं। सब लोग ध्यान दो, इस बातों को समझ लो, मुझे आपको एंट्रीज नहीं पढ़ाने, मुझे ये सारे आगे के कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम को गहराई में जाके समझना है। सब लोग मुझे बताएंगे कि आपके पास अभी 250 लाख रुपए है और अगर आपकी अभी कंपनी बंद पड़ती है तो शेयर होल्डर्स को कम से कम कितने देने हैं, 187.50। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी बोलती है कि ये हमारा फायदा है, ये हमें आपको वापस देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारा फायदा है। ऑब्वियसली
अगर सच में कंपनी बंद पड़ती है तो ये पैसा भी किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन वो शेयर होल्डर के नाम पे दिखाई हुई लाइबिलिटी नहीं है। हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं हम आपको। आर यू गेटिंग इट? तो बेझिझक मैं ये 62.50 को यूज कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली ये पैसे मैं सैलरी पे करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली ये 62.50 लाख जो बैंक में आए हैं वो मैं मशीनरी खरीदने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। बट फिर भी मैंने इसको एक सेपरेट अकाउंट में क्यों दिखाया है, वो बात समझ लो। आगे जाके ना आप लोग कंपनीज अकाउंट्स में बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने वाले हो, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाते हैं हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये बाय द वे लाइबिलिटी करके दिखाते हैं। मतलब क्या करते हैं दोस्तों, ये पैसे हमें शेयर होल्डर्स को पेड करने हैं, आज नहीं तो कल शेयर होल्डर्स को ये पे करने हैं। जब कभी भी हम प्रॉफिट का पैसा पे करते हैं शेयर होल्डर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। जब आप कंपनी लॉ पूरा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। यानी अभी आपको मैं पूछूं कि ये करंट बैलेंस शीट जो आपके सामने है उसमें से मैं कितने रुपयों का डिविडेंड पे कर सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा? 1 करोड़ डिविडेंड। डिविडेंड यानी प्रॉफिट बांटना है मुझे। क्या मैं 62.50 का प्रॉफिट बांट सकता हूं? आंसर इज नो। अभी मैं 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दे सकता। डिविडेंड देने के लिए पहले धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। अभी जो 250 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में आए ना, उससे मशीन्स खरीदो, उससे रॉ मटेरियल खरीदो। बात पकड़ में आ रही है क्या? वो मशीन्स खरीद के, रॉ मटेरियल खरीद के नए प्रोडक्ट्स बनाओ, प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचो, कॉस्ट के ऊपर बेचो, फायदा हो जाएगा। वो फायदा अपना कौन से अकाउंट में दिखता है? पी एंड एल अकाउंट में। और जब वो पी एंड एल अपने रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा ना, तब उस पी एंड एल से हम लोग क्या बांट सकेंगे? डिविडेंड का अमाउंट बांट सकेंगे। मैं ज्यादा बता रहा हूँ मुझे पता है, बट ये आगे जाके लगता है हमें कौन से टॉपिक्स में? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जितना आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझते जाओगे, मैं आगे भी बताऊंगा ये सारी चीजें, रिपीटेशन होगा वहां पे, बट आगे और ज्यादा समझेगा। तो प्लीज समझ लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम सबको समझ में आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम मींस व्हाट? एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज्ड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। व्हाई शेयर होल्डर्स विल पे एक्स्ट्रा अमाउंट? एक्स्ट्रा अमाउंट एज कंपेयर टू व्हाट? फेस वैल्यू ना। फेस, अभी आप शेयर होल्डर हो नालायक को, आपको समझ में आ रहा है क्या कंपनी क्या बोल रही है? कि आप हमें 125 दो, हम आपको वापस कितने देंगे? यानी बुक्स में आपकी लाइबिलिटी आपके नाम से कितने रुपए देने बाकी दिखाती है कंपनी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप 125 क्यों दे रहे हो? अगर कंपनी आपके लिए 100 रुपए की लाइबिलिटी बुक्स में दिखाना चाहती है, तो आप 125 पे कर रहे हो, तो आप पागल नहीं हो क्या? हाँ है, यही तो रिस्क है। कंपनी के शेयर्स अगर महंगे में कंपनी बेचना चाहती है तो बेच सकती है, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं। आज 125 में भी लोग खरीद ही रहे हैं ना। खरीदना है तो खरीदो, कंपनी आपके पास नहीं आई है, आप कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की हो। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो ज्यादा पैसे लगा के बेच रहे हो, मतलब कंपनी सच में कुछ है, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं ना। अरे बोलो ना। आज नहीं तो कल वो कंपनी पैसों से ज्यादा पैसा कमाएगी, ये आपको यकीन है, इसलिए आप ज्यादा पैसा दे रहे हो। यू गेटिंग इट? तो ये पैसा एज ए डिविडेंड कंपनी आपको कभी भी वापस नहीं देती, कंपनी लॉ अलाउ नहीं करता है। नहीं तो अभी ज्यादा पैसा लेके पहले ही साल डिविडेंड करके उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस कर दोगे। तो रिमेंबर, एज पर कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नेवर टू बी यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिविडेंड वगैरह क्या है बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, टेंशन मत लो। अभी बस मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट करना है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। डू गेट इट और नॉट? मैं हमेशा याद रखूंगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट कर रहा हूं मैं चेक करूंगा कि वो फेस वैल्यू है कि नहीं है। फेस वैल्यू के ऊपर अगर कोई पैसा मिला है तो वो सब पैसा हम किसको भेजेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। लेकिन सर अगर फेस वैल्यू से कम मिला तो? हो ही नहीं सकता है, बिकॉज कंपनी कैन नॉट इश्यू देयर शेयर एट अ प्राइस विच इज लोअर देन फेस वैल्यू। कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती।
लेकिन कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकती है क्या? यस, तो वो बात हम वहां पे करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट वाली। तब कौन सा अकाउंट ऑपरेट करना है बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम समझा? फाइन। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कहां पे करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लायबिलिटी साइड में। बट क्या ये टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट चलेगा अपने को? तो हमें अच्छा वाला बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। डू यू गेट इट? तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग, हो गया ना एंट्रीज यहाँ पे? यस, दिस क्वेश्चन इज ओवर। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? एक्सट्रैक्ट एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, रुपीज। ये जो आपको मेन दिख रहा है, ये बैलेंस शीट का फेस है। क्या है? फेस। बैलेंस शीट का फेस मतलब बैलेंस शीट का थोबड़ा। और थोबड़े पे कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना है मतलब फालतू की चीज है। जितना उन्होंने बताया है उतना ही उसके थोबड़े पे दिखना चाहिए। ओके। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको दिया है, देखो यूनिट नंबर 1 में शुरू कहाँ से होता है? कैपिटल रोमन 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मैंने बोला ना जितनी काम की चीजें उतनी ही पढ़ेंगे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर ये पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क है ये। मैं काम धंधा नहीं है ना मुझे, इसलिए संडे को आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा हूँ। पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क है ये। एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं पूछा तो मत बनाओ, पूछा तो बनानी आनी चाहिए, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन। अभी एक बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बना चुके हैं, उसी को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला पॉइंट होगा शेयर होल्डर्स फंड। याद है ना फॉर्मेट? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को अंडरलाइन करेंगे एंड उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है ना, जिसको नोट नंबर 1 में लिखेंगे। नोट यानी क्या मैं बताता हूं आपको। पॉइंट नंबर ए लिखा है, पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको नोट नंबर 2 में लिखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे खत्म, आगे का मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है पॉइंट नंबर सी। फिर पॉइंट यहाँ पे नंबर 2 क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नंबर 4 क्या है? करंट लाइबिलिटीज। सिंस दिस इज एक्सट्रैक्ट, हमारे जर्नल एंट्रीज के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी डायरेक्टली रोमन 2 लिख रहा हूँ। कौन सा? एसेट साइड। एसेट दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। मैं डायरेक्टली कौन सा लिख रहा हूँ? पहला वाला, एक्चुअली दूसरा वाला है, मैं अभी नंबर करंट एक ही लिखूंगा। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पॉइंट नंबर ए कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस जो कि कितना है अपने ऊपर के बैलेंस शीट के अनुसार? 250। इसके लिए सेपरेट शेड्यूल भी बना सकता हूँ 3 नंबर का, बट उसमें क्या लिखोगे? यही लिखोगे 250। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 250। अब मैं शेड्यूल बस बनाऊंगा कौन सा? शेयर कैपिटल का एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो ये एसेट साइड की टोटल 250 आ गई, लायबिलिटी की 250 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स, यानी ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके नोट से। ये क्या लिखा मैंने? नोट्स टू अकाउंट्स। बोलो ना रे बच्चों, हाँ। नोट्स टू अकाउंट्स। क्या सब बच्चे मेरे साथ है? हाँ, तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग पहला नोट लिखेंगे शेयर कैपिटल का। कौन सा? शेयर कैपिटल का। सब लोग मेरे साथ हो? हाँ, राइट हैंड साइड दो कॉलम्स बनाने हैं, रुपीज रुपीज। शेयर कैपिटल में हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड माय फ्रेंड्स? 2,50,000 पहले लिखेंगे। शेयर कैपिटल में कौन सा कैपिटल है अपना? ये इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2,50,000 शेयर्स इंटू रुपीज
फेस वैल्यू पे हमेशा 100, करेक्ट है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये हमेशा लिखना, हमेशा फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू। तो कितना आता ही है 250 लाख, बोलो ना रे बच्चों। यही दिख रहा था ना अपना कैपिटल, यहाँ पे ऐसे दिखा रहे थे 250 नहीं, इंटू 100 नहीं आएगा, सॉरी, वेट वेट, इंटू 100 नहीं आएगा। कितना पेड अप है अपना 25 रुपए फेस वैल्यू क्या है, और 50 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, ₹75 पेड अप लिखना। 2,50,000 शेयर्स इंटू ₹75 पेड अप, कितना आता है देख, 1,87,50,000। इज इट राइट और नॉट? समझा सबको? हाँ, ये हुआ नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही रिजर्व है अपना, कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है 62,50,000। तो ये दो नंबर, ये टोटल आ गया शेड्यूल का यहाँ पे 62,50,000, और ये शेड्यूल का टोटल यहाँ पे लिखेंगे 1,87,50,000। ये टोटल हमें यहाँ पे लिखना है। शेयर कैपिटल 1,87,50,000 एंड ये 62,50,000। जरा टोटल का टोटल करिए, 250 लाख आता है क्या? ये भी लैक्स में कर दो रुपीस, पूरे नंबर लिख दो। तो इस प्रकार से आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बनाना है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? मेरे प्यारे मित्रों, आपको बैलेंस शीट बनाने के भी 4-5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें बैलेंस शीट पूछा तो 4 मार्क तो बैलेंस शीट को होंगे। तो बैलेंस शीट को कृपया करके हल्के में मत लेना। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? चलो, जिंदा हो या मर गए हो? जिंदा है अभी भी? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, चलेगा? चलेगा ना? हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन। दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each। नहीं तो रहने दो, कल करते हैं, चलेगा? कल इस क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आज यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। नहीं तो एक मिनट, रहने दो, कल करते हैं, चलेगा? कल करते हैं। चलो, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में।